फिर से आपका स्वागत है। सीधे आपको भोपाल लेकर चलते हैं, जहां भाजपा कार्यालय में आज बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं, ध्वजारोहण किया जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है भाजपा कार्यालय में, आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जांबा जी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के लोकसभा के चुनाव के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय उमेश नाथ जी, हमारे सम्मानीय राज्यसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भगवान दास जी, हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारी महापौर मालती जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और 64,523 बूथों पर मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता और बूथ के सभी सम्मानीय अध्यक्ष जो आज हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर वो आज बूथ के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को आज मध्य प्रदेश के अंदर सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि ये जो 45वां वर्ष भारतीय जनता पार्टी का स्थापना का है, इन 5 वर्षों के अंदर स्वर्ण जयंती वर्ष भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 का विकसित भारत का संकल्प, तो ये अमृत काल की जो शुरुआत हुई है, तो स्वर्ण जयंती का काल है और ये अमृत काल है। तो आज सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम सब लोगों को आज का दिन हम सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है जब उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे बहनों भाइयों कि जिस भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और संघर्ष के साथ जनसंघ बना और उसके बाद अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों आज आपको कहना चाहता हूं कि आप बूथ के अध्यक्ष हैं, आप बूथ समिति के सदस्य हैं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हम सब उस धारा के हैं कि हमारा जो दल भारतीय जनता पार्टी बना है, ये बलिदान के आधार पर बना है। एक देश के अंदर 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान धारा 370 जब पंडित नेहरू ने इस देश के अंदर लागू की थी, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये नहीं चलेगा और इसका विरोध किया था और कानून तोड़ा था और उसके बाद जनसंघ बना था और जेल के अंदर गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए बलिदान इस देश के अंदर दिया, जिस पर आज हम सब लोग दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रहे आज के देश के ताकतवर नेता गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाया, तो आज आदरणीय जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं, आज की तकनीक से युक्त सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी देश के कोने कोने में खड़ी है। आप सब मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाया है। हर बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और लोकसभा के चुनाव में मोदी बूथ बनाकर हम काम पर खड़े। आज मैं कार्यकर्ता भाई और बहनों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी आज 17 राज्यों में जिसकी सरकारें हैं, केंद्र के अंदर सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर पंच से लेकर के सरपंच, देश के अंदर राष्ट्रपति से लेकर के सारे स्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे सभी कार्यकर्ताओं में से लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आज स्थापना दिवस के अवसर पर क्या करिए, बलिदान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मार्गदर्शन का विचार किया है और वो विचार क्या है, अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जो जगन्नाथ चंद्रमान के छोटे से गांव में एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो गरीब से गरीब व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 में शपथ लेने के बाद कहा, इस भारतीय जनता पार्टी को
इतने गरीब आदमी ने खड़ा किया, तो आज इस देश के अंदर मैं संकल्प लेता हूं कि कोई भी गरीब अब झोपड़ी में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, गरीब का जीवन स्तर ऊंचा कैसे हो जाएगा, सभी समाजों के सभी वर्गों के कल्याण कैसे होंगे, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ देश एक टीम स्पिरिट के साथ सबके नेतृत्व में सामूहिकता के आधार पर कैसे बढ़ेगा। आज ये चर्चा करने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आज ये स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस बात के लिए गर्वित हैं, हम गौरवान्वित हैं कि बलिदान के आधार पर खड़ा हुआ दल, एक गरीब से गरीब व्यक्ति ने खड़ा किया हुआ दल, और आज गरीबों का मसीहा कोई भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज गरीबों के मसीहा है। सरकार नारा लगाती रही गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। कांग्रेस ने 50-55 वर्ष को राज किया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन आज कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आपको गर्व है, आपके प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा, एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तो उस गरीब माँ के बेटे को गरीबी का दर्द पता था, वो गरीबी को जानता है, उन्होंने जिया गरीबी को, तो उन्होंने इस देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, भारत के इतिहास में 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज करने का अधिकार किसने दिया, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। आजादी के 75 वर्षों में किसी ने नहीं सोचा पैसे के अभाव में गरीब इलाज से वंचित होता है। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आज मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि हमें गर्व है कि हमारे गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमें केवल नारा नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, गरीबों का जीवन बदल गया। मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। तो आज स्थापना दिवस के अवसर पर विकास, गरीब कल्याण और हर वर्ग का, जिसको हम कहते हैं। बुलेटिन में अब उत्तर प्रदेश की खबरों की रुख करेंगे। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आज 3 जगहों पर मुख्यमंत्री जनसभा करेंगे। सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, बिजनौर में सीएम योगी की जनसभा होनी है, वहीं नगीना में भी सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जनपदों के दौरे पर लगे हुए हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री 3 जगहों पर दौरा करेंगे, जहां जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। सहारनपुर में आज मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 3 जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह चुनावी दौरा होना है। सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी रैली में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 3 जगहों पर दौरा प्रस्तावित है, जहां तीनों जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनावी दौरा यह माना जा रहा है। सहारनपुर में, बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज रैली होने वाली है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में सभी सीटों को साधने के लिए लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में 3 जगहों पर आज उप मुख्यमंत्री के जनसभा प्रस्तावित है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ आलोक जुड़ गए हैं। आलोक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के? कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर में आज मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यक्रम निर्धारित है। यहाँ पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उनकी प्रधानमंत्री की आगवानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस वेस्ट की शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है वो भी यहाँ पर मंच पर मौजूद रहेगा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ के जो जाट लैंड है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट लैंड है, उस पर अपना संबोधन करेंगे और इस बात के लिए
जनता को संदेश देंगे कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी के नेतृत्व में सरकार क्यों जरूरी है। अभी 10:30 बजे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्धारित है, लेकिन अभी तक उन्होंने लैंड नहीं किया है और वो कुछ ही समय में यहां पर सहारनपुर में पहुंचेंगे। और उनके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत भी उनके साथ रहेंगे। मकसद बिल्कुल साफ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का संकल्प कि इस बार 400 के पार कोई भी कोर कसर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी सीट पर छोड़ना नहीं चाहता। सहारनपुर की 1 नंबर सीट, यहां से लोकसभा का 1 नंबर सीट शुरू होती है और 19 अप्रैल को सहारनपुर में चुनाव होना है, जिसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दूसरी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। दोनों नेता योगी मोदी दोनों नेता जयंत चौधरी के साथ इस पश्चिम की जाट लैंड पर अपना सिंहनाद करेंगे और जिसको लेकर बड़े पैमाने पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और बसें लगाई गई हैं। तमाम विधानसभाओं में जो विधायक है उन्होंने बसें लगाई हैं और बसों के माध्यम से तमाम लोगों को यहां पर बुलाया जा रहा है। जी आलोक, एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। जाट लैंड, जैसा कि आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दूसरा दौरा है पश्चिमी यूपी की, अगर बात करें तो जाट लैंड पर दौरे किए जा रहे हैं और विशेष तौर पर जाटों को साधने की कोशिश की जा रही है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद है। मतलब मैसेज तो साफ है कि एनडीए गठबंधन एक साथ 400 पार का आंकड़ा जो उन्होंने निर्धारित किया है उसको टच करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जाटों पर फोकस करने की क्या विशेष वजह समझ में आती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एमएसपी को लेकर आंदोलन हुआ था, यहां पर जो किसान आंदोलन हुआ था, अगर जो एमएसपी को लेकर आंदोलन हुआ था, उससे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा था कि सहारनपुर से लेकर बागपत तक की जो बेल्ट है उस पे जाटों का बहुत ज्यादा होल्ड है और उसमें जब तक हम आरएलडी को अपने साथ नहीं लेंगे, मतलब जाट लीडरशिप को अपने साथ नहीं लेंगे, तो यहाँ की जो सीटें हैं उस पर विजय पाना मुश्किल है, जिसको लेकर इसमें जो है जयंत चौधरी को अपने साथ लिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसपी को लेकर जो किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ है, जिसमें पश्चिम से लेकर पूरे देश का किसान एकजुट हुआ है, वही एक कारण निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि जाटों को साधने के लिए कोई कसर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ साधने के लिए कोई कसर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री छोड़ने नहीं वाले, और ये संभव नहीं है जब तक जयंत चौधरी को मिलाकर ना रखा जाए और जनता के सामने इस तरह से दिखाया ना जाए। आलोक, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव ने मुख्तार अंसारी के समर्थन में सपा कार्यालय में पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर के जरिए राम सुधाकर यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ईद न मनाने की अपील करते हुए मुसलमानों से ईद के दिन ईदगाह पर मौन रखने की भी अपील की है। सपा कार्यालय में मुख्तार अंसारी के समर्थन में लगाए गए पोस्टर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। सपा कार्यालय से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां मुख्तार अंसारी के तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सपा कार्यालय में साफ तौर पर मुख्तार अंसारी के पोस्टर्स लगाए गए हैं, क्या राजनीति को एक बार फिर से गर्म करने की कोशिश है? बिल्कुल जी, आप कार्यालय पे लखनऊ में मुख्तार अंसारी को लेकर जो पोस्टर लगाया गया है और वो राम सुधाकर यादव ने लगवाया हुआ है, जो कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव के जमाने में युवा सपा के यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव रहा करते थे और उन्होंने ये पोस्टर लगवाया है। देखा जाए तो इस पोस्टर में जो लिखा गया है वो सीधे तौर पे एक अपील है जो मुस्लिम वर्ग के लोगों से किया गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत पे यानी उनके निधन पे आप लोग जो है कि ईद ना मनाए और उनके लिए दुआ करें, साथ ही साथ 2 मिनट का मौन भी रखें। तो एक तरह से देखा जाए तो आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव से यूपी गुजरने वाली है और 80 सीटों के लिए बीजेपी हो या सपा हो, सबकी कवायद तेज है। ऐसे में इस पोस्टर से कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक को डाइवर्ट करने की कोशिश बताई जा रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के परिवार से 7 तारीख को मिलने वाले हैं। तो ऐसे
में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का जो प्रेम है वो सपा के अंदर साफ झलक रहा है, लेकिन इसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होगा और कितना नुकसान होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। पंकज, लोकसभा चुनाव में फायदे और नुकसान की हम बात कर रहे हैं, एक चीज समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। पंकज देखिए, मुख्तार अंसारी हालांकि अब वो मृत है, संभावनाएं उनके साथ है, सद्भावनाएं उनके साथ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन थे तो वो एक माफिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी उनका इस तरह से पोस्टर लगाती है, उनके प्रति सहानुभूति जाहिर करती है। बीते दिनों हमने देखा कि अखिलेश यादव ने जब उनके मरने पर ट्वीट किया तो किस तरह से पूरी पार्टी को सोशल मीडिया पर घेर लिया गया। तो ऐसे में क्या ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को इसका नफा ज्यादा और नुकसान ज्यादा होगा, नफा कम? जो मुख्तार अंसारी को देखा जाए तो जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मुख्तार अंसारी के भी दो पहलू है। एक तो माफिया डॉन के नाम से मुख्तार अंसारी जाना जाता था, और दूसरा अगर जो गाजीपुर परिक्षेत्र में आप पूर्वांचल में जाएंगी तो वहां पे गाजीपुर क्षेत्र में जो जनता है वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को एक न्यायप्रिय नेता के तौर पर भी जानती है, क्योंकि जो दबंग वहां पे हुआ करते थे और जो गरीब जनता को सताते थे, कहीं ना कहीं उनकी अदालत मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर लगती थी और वहां गरीबों को न्याय मिलता था। ये वहां की जनता का मानना है, चाहे वो किसी भी। बिल्कुल, तो मुख्तार अंसारी भले ही माफिया था लेकिन जनाधार बहुत बड़ा है उनका, और कहीं ना कहीं सपा कार्यालय में लगे गए ये पोस्टर इन्हीं बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की ये कोशिश है। तमाम जानकारियों के लिए पंकज आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सौरभ गांव पहुंचे। इस दौरान रोड शो किया गया और जनसभा को भी संबोधित किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई भी भूमिका अब राज्य की राजधानी में नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पिछले 5 साल से गायब हैं और उनकी बड़ी नेता विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई है। चौपाल पर इस चुनावी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और इस गांव के लोगों ने, समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी आदरणीय संजीव बालियान जी को समर्थन देने का ऐलान किया है। मैं आभारी हूं कि आज इस ऐतिहासिक चौपाल पर हम लोगों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इस चौपाल पर बैठकर अनेकों समाज से जुड़े निर्णय लिए। ये हमारे लिए ऐतिहासिक है और हमारे जीवन को कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुरादाबाद में एक प्रेमी को तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रेमिका के घर वाले जबरन प्रेमिका के हाथों से प्रेमी को टॉयलेट से निकालकर पेशाब पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने पीड़ित युवक को बरामद कर घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद का ये मामला सामने आया है जहां एक प्रेमी युगल को परिवारजनों ने तालिबानी सजा सुनाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि प्रेमी युगल में प्रेमी को किस तरह से प्रेमिका के घर वाले मारपीट कर रहे हैं उसके साथ। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। अगली खबर भी मुरादाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। साथ ही अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने प्रेस वार्ता करके अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया और इस मामले की पूरी जानकारी दी है। पुलिस ने न केवल अवैध शस्त्र बरामद किए बल्कि अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भी खुलासा किया है।
पूरे मामले पर आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है और आगे भी जांच पड़ताल जारी है। लाइन से आज एक शशि राजन नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और इसकी गिरफ्तारी में थाना सिविल लाइन से हमारे सीओ और थाना प्रभारी सिविल लाइन, चौकी प्रभारी रामगंगा बिहार राजविंदर कौर और चौकी प्रभारी फकीरपुरा रीता तेवतिया और चौकी प्रभारी हरतला प्रबोध सिंह, ये इन सब लोगों की जो टीम है इनके द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। और इनके पास से 6 अवैध तमंचे 12 बोर के मिले हैं, 2 अवैध तमंचे 315 बोर के मिले हैं, 5 अधबने तमंचे और 2 नाल, इसके अलावा 4 अवैध जिंदा कारतूस 12 बोर के और 1 अवैध खोखा कारतूस 12 बोर के। बाकी जो हथियार बनाने के जो उपकरण हैं और ड्रिल मशीन है और जो लैथ मशीन है इनके पास से बरामद हुई है। मथुरा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से चोरी की कार और तमंचा बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ कर आगे की जांच शुरू कर दी है। राया पुलिस द्वारा आज रात्रि में वाहन चेकिंग का सघन अभियान चलाया जा रहा था और जिसके क्रम में कफरेठिया नहर के पास में जब सघन अभियान चेकिंग का समाप्त हुआ, जिसके द्वारा पैदल गश्त की जा रही थी, तभी एक मथुरा साइड से जो बलदेव की तरफ एक कार जा रही थी जिसको कि रोकने का प्रयास किया गया। वो रुकते ना हुए, उसमें से एक व्यक्ति निकल कर भागा, जिससे पूछताछ के क्रम में उसने तुरंत एक फायर पुलिस पार्टी के ऊपर झोंका, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ इलाका पुलिस द्वारा भी उस पर। नोएडा के सेक्टर 26 में स्थित रामकृष्ण विवेकानंद मिशन अनाथालय के बिल्डर में सामान रखने के गोदाम में देर रात 2 बजे अचानक आग लगी। हादसे के समय आश्रम में 16 बच्चे और 3 केयरटेकर सो रहे थे। आग की सूचना मिलते ही कोतवाली सेक्टर 20 और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों और केयरटेकर को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। देखिए, सेक्टर 26 C21 2:31 पे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि रामकृष्ण विवेकानंद मिशन, जो कि एक ट्रस्ट है जहाँ पे कि अनाथालय है, यहाँ पे आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी गाड़ियां यहाँ पे रवाना हुई है। मौके पे 2 गाड़ियां आप देख सकते हैं, 2 गाड़ियां हैं और 2 गाड़ियों की मदद से जो है हम लोगों ने यहाँ पे आग लगी थी आग को बुझाया है। आग जो है G+1 की बिल्डिंग है, उसके नीचे वाले फ्लोर पे स्टोर है, उसमें इन्होंने सामान रख रखा था, उसमें आग लगी थी। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, यूपी में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। औरैया में पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में लोकसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को लोकसभा चुनाव में भय मुक्त और निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी विचुना आलोक कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष कुदरकोट पूजा सोलंकी समेत थाने के आला अधिकारी मौजूद रहे। औरैया में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की अपील की। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से समय से रैली निकालने के लिए आवेदन करने की अपील की, जिससे उनकी अनुमति समय पर दी जा सके। इस बैठक में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर भी चर्चा के साथ ही चुनाव आयोग की ऐप के संबंध में जानकारी भी दी गई।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के महासचिव चंपत राय ने रामनवमी में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर बयान जारी करते हुए कहा कि रामनवमी पर कितनी जनता आएगी इसका आंकलन करना संभव नहीं है। रामनवमी में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके तहत एक दिन में श्रद्धालु 7 लाइनों में दर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ कोई श्रद्धालु दर्शन से वंचित ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। आज इस कार्य में 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। श्रृंगार के समय को और शयन आरती के बाद सारा दिन भर का श्रृंगार उतारना, इस समय को कम करना संभव नहीं है। वो व्यवहार का समय है। कुछ लोग 5 मिनट में स्नान कर लेते हैं और कुछ पुरुषों को 5 मिनट में कपड़े भी नहीं पहने जाते। सैनिक कर लेता है। और इसलिए अगर इतना समय बचा दिया जाए तो कोई श्रद्धालु दर्शन से वंचित न रहे, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।